नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये लाल चावल है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। जॉर्जिया है, ये भी चर्चा में इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति भवन के बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है, समुद्र नाम का मोबाइल एप्लीकेशन है, ये चर्चा में क्यों है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज, पारंपरिक चावल का एक किस्म है जिसका नाम है लाल चावल, तो ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य में एक किसान है जिनका नाम है वर्षा शर्मा। इनका नाम है वर्षा शर्मा। ये अनियमित वर्षा और जो इंडस्ट्री से जो भी गंदे पानी निकलते हैं उसके कारण, उसके बहाव के कारण ये जो धान की इनकी खेती है वो प्रभावित हुई है, तो इसलिए चर्चा में आ गए हैं। उनकी चावल की खेती काफ़ी प्रभावित हुई है। ये हाइब्रिड चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हाइब्रिड चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए अधिक पानी और अधिक इसे उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। तो ये धीरे धीरे अपना 2018 से ही ये धीरे धीरे पारंपरिक किस्म का एक चावल है जिसका नाम है लाल चावल, इसकी तरफ ये अग्रसर हो गए। ये जो हाइब्रिड किस्म के चावल है उसे रोक कर लाल चावल की तरफ रुख कर ली। क्योंकि लाल चावल की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। लाल चावल को बिना रसायन और बिना उर्वरक का इसे उपजाया जा सकता है, प्लस पोषक तत्वों और जैविक गुणों से ये भरपूर होता है। इसे न तो अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, न ही इसे बहुत ज़्यादा उर्वरक और खाद की आवश्यकता पड़ती है। यह खेत का जो उर्वर क्षमता है इसे भी बहुत ज़्यादा खराब नहीं करता है। जो हाइब्रिड किस्म की धान है वो जो खेत की उर्वरता है उसे भी कम कर देता है। तो ये चर्चा में है। हिमाचल प्रदेश में है रेड चावल, इसे भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का टारगेट रखा है कि 4000 हेक्टेयर तक ये जो लाल चावल है इस किस्म का खेती का विस्तार करेंगे। और भारत में जो कृषि पद्धति है वो भी बदल रहा है जिसमें स्वदेशी बीज लचीले और टिकाऊ साबित हो रहे हैं जो लाल किस्म के चावल है। किसानों की मदद करने के लिए एक एनजीओ है, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इस एनजीओ का नाम है। ये किसानों को मदद करता है, किसानों को उनको खेती और टिकाऊ खेती मतलब कि सतत विकास। खेती का एक ऐसा यूज करिए कि जो भविष्य के लिए खेती की जो उर्वर क्षमता है वो बरकरार रहे, तो इसे अधिक टिकाऊ बनाने के लिए एनजीओ काम करती है। तो लाल चावल हिमाचल प्रदेश, दो चीज़ तो याद ही रखिए बेसिकली। कर्नैल सिंह इसरू, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। इनका फिगर्स है, ये पिक्चर है उनकी। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता कर्नैल सिंह इसरू को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन में ये पार्टिसिपेट किए थे, तो इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1930 में हुआ था। इनका जन्म 1930 में हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान के पाकिस्तान में। यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित थे। वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे और गोवा मुक्ति आंदोलन का हिस्सा बने थे, जिसका उद्देश्य था गोवा में भारतीय ध्वज को फहराना। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। तो गोवा मुक्ति जो आंदोलन चल रहा था, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए, तो इन्होंने अपने परिवार को बिना बताए उस आंदोलन में जुड़ गए थे। हालांकि गोवा का एक गांव है जिसका नाम है पात्रा देवी गांव, उसमें प्रवेश करते ही इन्हें 25 साल की उम्र में ही पुर्तगाली जो सैनिक हैं उनके द्वारा गोलीबारी की गई। उस गोलीबारी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अंततः 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया भारतीय सेना द्वारा। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को मुक्त करा लिया गया। मुक्त कराने के बाद भारत में विलय कर लिया गया। तो इसलिए चर्चा में आ गए थे। इनका जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित की, तो इसलिए चर्चा में आ गए थे। प्लस उसके बाद गोवा में जो पत्रा देवी गांव है उसका एक प्राथमिक विद्यालय है। इसरू की कांस्य की एक प्रतिमा वहाँ पर लगाई गई है पत्रा देवी गाँव में। गाँव भी पूछ सकता है, कर्नैल सिंह इसरू के बारे में भी पूछ सकता है, प्लस उसके बाद गोवा मुक्ति आंदोलन के बारे में पूछ सकता है, ऑपरेशन विजय। 3-4 फैक्ट है इसमें। नेक्स्ट है विश्वकर्मा योजना के बारे में दिया है। भारत का जो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना के आगामी लॉन्च की घोषणा की, मतलब कि इसे आगे लॉन्च किया जाएगा। इसे कब लॉन्च किया जाएगा? 17 सितंबर को हर साल विश्वकर्मा मनाया जाता है, विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। विश्वकर्मा दिवस पर ही
इसे 17 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा विश्वकर्मा योजना को। इसकी घोषणा 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यही है कि जो पारंपरिक शिल्प है, कौशल है, उसको कुशल और भी विशेष रूप से डिजाइन करना, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी है, ओबीसी समुदाय को लाभ पहुंचाना। इस योजना के माध्यम से चाहे बुनकर हो, चाहे सुनार हो, चाहे लोहार हो, चाहे कपड़े धोने वाले श्रमिक हो या नाई हो, इन जैसे कुशल कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया गया है। इसे वित्तीय सहायता, आधुनिक टेक्नोलॉजी प्लस उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी जो हरित प्रौद्योगिकी है उसका प्रशिक्षण इन लोगों को दिया जाएगा। ब्रांड प्रचार भी किया जाएगा, बाजार से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड किया जाएगा, इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। यह पहल जनधन योजना, पीएम स्वनिधि योजना और जो उज्ज्वला जैसी योजना चल रही है, इन्हीं के अनुरूप विश्वकर्मा योजना को भी इस पर डेवलप किया जा रहा है। प्लस उसके बाद कारीगरों को सशक्त बनाने और महिला स्वयं समूहों सहित कृषि तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 15,000 ड्रोन आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। मतलब 15,000 ड्रोन भी इसके प्रशिक्षण के लिए आवश्यक रूप से दिए जाएंगे। तो ये था विश्वकर्मा योजना के बारे में। आगे बढ़ेंगे, समुद्र मोबाइल ऐप के बारे में दिया है, इसके बारे में देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक प्रभाग है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, शॉर्टकट में इसको है इनकोइस बोलते हैं। इन्होंने समुद्र नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होगा कि महासागर से संबंधित जितने भी डेटा है, अब महासागर के संसाधनों से संबंधित जो भी डाटा है व्यापक रूप से प्रोवाइड्स कराता है। तो जिससे जो नाविक हो गए, मछली पकड़ने वाले समुदाय होंगे, इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ अगर समुद्र के अंतर्गत सुनामी आती है, तूफान होता है, लहरें आती हैं, उच्च लहरों आती है, ये सब सारी घटनाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं जैसे घटनाओं को अपडेट करने के लिए भी ये अलर्ट प्रोवाइड करेगा जो समुद्र मोबाइल एप्लीकेशंस है। इससे जो जटिल समुद्री घटनाएं हैं उसको समझने के लिए इंटरैक्टिव मानचित्र, चार्ट और एनिमेशन भी इसमें शामिल है। एनिमेशन के तहत तो मानचित्र के तहत भी ये जानकारी शेयर्स करेगा। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? जो मछुआरा समुदाय हैं विशेष रूप से, और उन्हें जो मछली पकड़ने वाले हैं और फिर जो समुद्री गतिविधियों में काम करते हैं, उनको काफ़ी लाभ इससे होगा। इस ऐप जो भारतीय तटरक्षक है, नौसेना है, शिपिंग उद्योग जैसे विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थान हैं, उसको भी सेवा प्रदान करता है। तो ये था इसके बारे में। ऐप समुद्री डेटा और सलाहकार सेवाओं के साथ साथ राष्ट्र की सेवा करने के लिए स्थायी गतिविधियों और ब्लू इकोनॉमिक्स में योगदान देने के लिए इस मिशन को संरेखित किया गया है। इस मिशन के तहत जो समुद्र मोबाइल ऐप है इसे लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, समुद्र मोबाइल ऐप इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक प्रभाग है जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। एक फैक्ट ये याद रखिएगा, इसका काम यही है कि समुद्र संबंधित जो भी संसाधन है उससे संबंधित व्यापक डेटा को प्रोवाइड्स कराना। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति भवन के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति भवन हाल ही में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया था। एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया था, तो इसलिए राष्ट्रपति भवन चर्चा में आ गया था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। राष्ट्रपति भवन राजपथ पर बनाया गया है नई दिल्ली में, रायसीना हिल्स पर ये स्थित है। इसको डिजाइन किसने किया है? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। ये 1929 में निर्मित हुआ है। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति महल के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनका आधिकारिक निवास होता है। इस राष्ट्रपति निवास को बनाने में 17 साल लगे थे। इसे बनाने में राष्ट्रपति निवास को 17 साल लगे थे। 1929 में ये बनकर तैयार हो गया था। 300 से अधिक इसमें कमरे हैं। राष्ट्रपति कार्यालय है, अतिथि कक्ष है, स्टाफ कक्ष शामिल है इसमें लगभग 750 लोग, यानी इसमें जो कार्य करने वाले हैं लगभग 750 लोग इसमें कार्य करते हैं। जिसमें राष्ट्रपति सचिवालय में कार्य करने वाले 200, सिर्फ राष्ट्रपति जितना सचिवालय है उसमें काम करने वाले लगभग 245 लोग हैं। इसमें किंग जॉर्ज पर्चप की जो चांदी की कुर्सी है, राष्ट्रपति भवन का जो उपहार संग्रहालय है वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी, जहाँ पर 1911
1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम बैठे थे। तो वो चांदी की जो कुर्सी है वहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? राष्ट्रपति भवन का जो उपहार संग्रहालय है वहाँ पर मिलेगी। राष्ट्रपति भवन का जो अशोक हाल है उसका उपयोग मंत्रियों के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में काम करने के लिए लिया जाता है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, यह भवन के अंदर उच्च तकनीकी प्रारूप वाला एक विश्व स्तरीय संग्रहालय है। यह मूल प्रदर्शनों की इर्द गिर्द बुनी हुई एक प्रासंगिक कथा के अनुसार है। और भी इसके में कुछ जानकारी देखते हैं। राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है, यहाँ पर देखिए ये आगे जो है मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन का। तो मुगल गार्डन का जो 1917 की शुरुआत में ही सर एडविन लुटियंस द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, जो मुगल गार्डन है इसे भी एडविन लुटियंस द्वारा बनाया गया है। अब प्लस उसके बाद अभी जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। तो ये था इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, जॉर्जिया के बारे में देखेंगे, चर्चा में क्यों है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये और इनके 18 सहयोगियों के साथ जॉर्जिया रिको एक रैकेटियर प्रभावित भ्रष्ट संगठन है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था जॉर्जिया में, उसको उल्लंघन करने का इनके ऊपर आरोप है। और इनके 18 सहयोगियों को, डोनाल्ड ट्रंप पर जालसाजी, झूठे बयानबाजी सहित 40 अपराधों का आरोप लगाया गया है। तो इसलिए जॉर्जिया चर्चा में आ गया है। जॉर्जिया के बारे में देखेंगे। जॉर्जिया यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर स्थित देश है। यह पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा था। काकेशस जो पर्वतीय गांव है काला सागर तटों से घिरा हुआ है। यहाँ पर देखिए एक तरफ काला सागर है, ऊपर रसिया है, नीचे तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब सारी कंट्री, और ये ब्लैक सागर इसके इर्द गिर्द स्थित है। 12वीं सदी का एक विशाल गुफा मठ है जिसका नाम है वर्दजिया। इस मठ का नाम है वर्दजिया। 12वीं शताब्दी का विशाल गुफा मठ है। इसके लिए जॉर्जिया फेमस है। प्लस उसके बाद प्राचीन शराब उगाने वाली का खेती की जाती है यहाँ पर। का खेती, ध्यान रखिएगा, का खेती ये जॉर्जिया में की जाती है। प्राचीन रूप से जो शराब उगाने वाली खेती होती है, का खेती क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये का खेती किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जॉर्जिया में है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। आज के लिए इतना ही है। यदि न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।